तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको सुनाऊंगा अमर नायक की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ और किस्से जो उन लोगों ने सुनाए जिन्होंने उनको देखा था, पहचाना था, और जेल के अंदर के कुछ और हालात एक उस लड़के के बताए हुए जिसको शायद आपने कोई और समझ लिया। कल जिस लड़के की आवाज़ मैंने सुनाई थी, बहुत लोगों ने बोला कि वो किसी ने कहा वो यूसुफ बचकाना की आवाज़ है, किसी ने कहा वो अकबर लाला है, कुछ और लोग कह रहे थे कि वो ज़ुबैर जिसका हमने जो प्रीतनाशा वाला एपिसोड किया था उसकी आवाज़ है। मैं आपको बता दूं, वो आवाज़ इन तीनों में से किसी की नहीं है। वो एक यंग लड़का था, भांडुप का रहने वाला, जो आज के दिन में एयरलाइन में, एक प्राइवेट एयरलाइन में लोडर की नौकरी कर रहा है एयरपोर्ट पे। वो एक टिफ़िन में कुछ सामान लेके किसी को देने जा रहा था। ये तो एक यंग लड़का था, भांडुप का रहने वाला, छोटा राजन कंपनी में छोटे मोटे काम करता था। यंग था उस समय के, 19-20 साल का। और उसको कोई टिफ़िन दिया था छोटा राजन कंपनी के लोगों ने, जेल में किसी कैदी को जो आया था तिरिक भुगतने के लिए, शायद वो साधु शेट्टी था या कोई था, उसको देने के लिए भेजा गया था। लेकिन वो पकड़ा गया। उसने ये नहीं बताया कि टिफ़िन में क्या था। उसका ये कहना है कि उसको पता नहीं था क्या है। वो लेके गया, पुलिस ने पकड़ा और उसको भी बंद कर दिया। और वो कोई 4-5 महीने ही उस जेल में था, ज़्यादा नहीं था। उसके बाद उसकी बेल हो गई। तो लेकिन वो क्रिमिनल नहीं था। बाहर निकलने के बाद उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आज के दिन में नौकरी कर रहा है। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की बोली भाषा बहुत एक जैसी होती है। इनकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है और दूसरे लोगों को बातचीत करते करते देख के, ख़ास तौर पे यंग लड़के भी उनकी तरह बोलना, उसी तरह पॉज देना, उसी किस्म के शब्द सीख लेना। जैसे अगर नाना कंपनी के लोग छोटा राजन को सेठ कहते थे तो ये भी सेठ कहने लग जाते हैं। जो सुनते थे उसी तरह से बोलने लग जाते थे। और ये एक फैशन भी था उन दिनों में। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो किसी गैंग के साथ इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन भाषा वही बोलते थे जो गैंगस्टर्स की भाषा होती थी। और महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों का बोलने का, एक हिंदी बोलने का थोड़ा डिफरेंट अंदाज है। कुछ शब्द वो और तरीके से उच्चारण करते हैं जिनसे लगता है कि वो सबकी बोली एक जैसी है और वो वही आदमी है जिसको हमने पहले सुना था। ऐसा नहीं है। ये यंग लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है और आज की ज़िंदगी में अच्छा सेटल है। उसने मेरा ये देख के, एपिसोड देख के, साथ में जुड़ा हुआ पुरानी बातें उसको याद आती होगी, तो उसने ये किस्सा सुनाया जो मैं आज सुना रहा हूँ। बात कुछ ऐसे हुई कि अमर नायक सिंगापुर से जब वापस आता है प्लास्टिक सर्जरी करवा के, तो उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने वो उसकी नई फ़ोटो और पुरानी फ़ोटो भी आपको एक बार किसी पहले एपिसोड में दिखाई थी। लेकिन उसको जो आवाज़ थी वो आदमी चेंज नहीं कर सकता। वो अपनी आवाज़ से कैसे पहचाना गया, उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग, जिसका ये यंग लड़का जो है ये गवाह था। इसलिए मैं उसका नाम इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि आज की दुनिया में सेट है, उसका नाम लेना अच्छी बात नहीं है। खैर, तो उसने उस दिन जेल में क्या देखा, वो आप ज़रा एक क्लिपिंग उसकी, वो जो है रिकॉर्डिंग की 3-4 मिनट की है, वो आप सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। सर, यारी खान के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। हाँ, यारी खान और अमर नाइक की जो स्टोरी है ना, वो भी मैंने सुना था। नारी खान, हाँ हाँ, नारी खान पठान और यह अमर नाइक। हाँ हाँ, इनकी भी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। अभी बता दूं? हाँ, बता दो। नारी खान और अमर अमर ये नारी खान छूटने से 4 दिन पहले हाँ, अमर नाइक अर्थर रोड जेल में मुलाकात में आया था। ओके। मतलब और वो अमर नायक जेल में था और नारी खान बाहर था। नहीं नहीं, हाँ, नारी खान जेल में था। ओके।
अमर नायक बाहर था, ओके ओके। लेकिन अमरनाथ नायक ने ना पूरी फेस की सर्जरी कराया था। हाँ वो कोई पहचान नहीं सकता था। हाँ हाँ अब होता क्या है कि उसमें एक मुलाकात आती है साधु अन्ना की, साधु शेट्टी की। हाँ हाँ। वो मुलाकात में साधु अन्ना बात करते हैं उनकी फैमिली से, और हम लोग उनके पीछे बॉडीगार्ड की शक्ल में हम लोग खड़े रहते हैं ओके। कि कोई भाई के ऊपर अटैक ना कर दे। हाँ हाँ और एक साइड में नारी खान बात करता है, और मैं और भाई और नारी खान के बीच में मैं खड़े रहता हूँ। ओके। और सामने अमर नाइक बात करता है नारी खान से कि तू जेल से जब निकलेगा ना तो मैं बाहर गाड़ी खड़े करके रखा हूँ, हाँ ये कलर की गाड़ी है, उसमें बैठ जाना। ओके। जब ये बातचीत करते करते में साधु अन्ना जो है ना वो अमर नाइक की आवाज पहचान लेते हैं। ओके। अब वहां से मुलाकात होने के बाद में साधु अन्ना मेरे को बोलते हैं, बेटा पठान के ऊपर बराबर ध्यान रखना, पठान हाँ को हल्के में लेना नहीं। हाँ ये गांडू अमर नाइक से मुलाकात ले रहा था। ओके। क्या बात किया? मैं बोला हाँ भाई ये गाड़ी के बारे में बात कर रहा था कि हाँ परसों मेमू गिरेगा रात को, सुबह में सामने ये कलर की गाड़ी रहेगी, तू बैठ जाना। अच्छा। तो बोला और कुछ बोला क्या? मेरे बारे में कुछ पूछ रहा था। मैं बोला नहीं भाई आपके बारे में कुछ बात नहीं हो रही थी, खाली ये बस मेमू डालूंगा मैं, और मेमू डाल के मैं चला जाऊंगा रात को, सुबह में तू ये गाड़ी में बैठ के आ जाना ड्राइवर के साथ में। ओके। तो फिर बाद में हम लोग जब यार्ड में आए तो फिर बंड्या मामा, अवधूत भाई, हम लोग सब बैठ के बात कर रहे थे। हाँ तो साधु अन्ना ने फिर बताया, बोले अरे साला अमर नाइक आया था मुलाकात में, बोलता है वो तो आवाज से मैं पहचान लिया कि ये अमर है। अच्छा। हाँ बोले आवाज से मैं पहचान लिया अमर है। तो बोले काम करते हैं अपन नारी खान को पूछते हैं। हाँ तो फिर फटाफट हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं 3-4 भाई लोग के साथ में, नारी खान को बुलाते हैं साधु अन्ना। बोले जो नारी, जो जेल के हाँ अंदर जो हॉस्पिटल है। हाँ जेल में एक हॉस्पिटल है ना, तो वहां पर हम लोग जाते हैं घूमने दवा हाँ के बहाने। ओके। तो वहां पर नारी खान को साधु अन्ना बुला के बोलते हैं, बोला देख मैं अच्छा पहचान लिया। ये नारी खान हॉस्पिटल में एडमिट था वहाँ पे अंदर ही जेल में? नहीं 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 नहीं, जैसे सामने सर्कल 7 नंबर सर्कल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। ओके। तो वहां से हवलदार को बोलेंगे तो बुला लेते हैं, भाई जरा बुलाना काम की बात हाँ करना है, तो आ जाता है। ओके। तो साधु अन्ना ने बोले नारी खान को, बोले वो अमर था ना रे? हाँ तो बोला हाँ भाई अमर था। हाँ बोला फिर अरे गांडू, बोला कोई पहचान नहीं सकता है, हाँ ऐसी शक्ल हो गई। हाँ बोला हाँ भाई वही मेरा मेमू का काम वही कर रहा है, जामीन वामीन मेरी उसने कराया है अभी। ओके। तो वही मेरे को मुलाकात मेरा मेमू डालने वाला है, वही मेरे को मैसेज देने आया था। ओके। क्यों? बोला भाई मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? हाँ जब तुम बात करते करते तुमने इधर नजर टेढ़ी किए थे ना, मैं जब समझ गया था कि तुमने पहचान लिए। ओके। अभी भाई बोला मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ, वो अमर नाइक था। बोले हाँ चल कोई बात नहीं, मेरा सलाम बोल देना। ओके। बोलना मैंने याद किया, मैंने तेरे को पहचान लिया। बोला बिंदास रहे। हाँ हाँ बोला मैंने याद किया हूँ, मेरा सलाम बोल देना। बोला हाँ भाई। ओके। तो दोस्तों सुना आपने किस तरह से बिल्कुल बदला हुआ अमर नायक अपनी आवाज़ की वजह से पहचाना जाता है, और साधु शेट्टी, साधु अन्ना उसको पहचान लेता है और कंफर्म भी कर लेता है। ये उस समय की बात है जब नारी खान जेल में था और अमर नायक सिंगापुर से प्लास्टिक सर्जरी करवा के आया था। उसके एनकाउंटर से कोई 2-1 महीने 1.5 महीना पहले की बात है। अमर नायक उस ज़माने में चेहरा चेंज करने के बाद शिवसेना के और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स के घर में रहता था। अपने घर में नहीं रहता था, 144 टेनेमेंट में नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ पे रहने से उसकी पुलिस वालों को और उसके दुश्मनों को पहचान हो सकती थी। इसलिए जो बड़े लीडर थे उनको, खाली लीडर्स को पता था कि ये आदमी अमर नायक है, लेकिन उनके घर में जो उनके पुलिस वाले बॉडीगार्ड भी होते थे, लेकिन उनका बेचारों का कुछ क्राइम डिटेक्शन से कोई लेना देना होता नहीं। वो तो सिक्योरिटी ब्रांच के लोग होते हैं जो पर्सनल बॉडीगार्ड लगा दिए जाते हैं बड़े पॉलिटिशियंस के साथ। उनको उनके घर में कौन आके रहा उनकी कोई ऐसी कोई तहकीकात नहीं करते। बड़े लीडर के घर में एक आदमी रुका है मेहमान बन के, तो
तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने अमर नायक डिफरेंट किस्म के बड़े बड़े लीडर्स के घर में रहा। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि वो मातोश्री में भी कुछ दिन रहा था। उसी तरह किसी एमएलए के घर में, किसी और बड़े लीडर के घर में, लेकिन रहता था बॉम्बे शहर के अंदर अंदर, कभी बांद्रा में, ईस्ट में या वेस्ट में या अंधेरी में। अपने एरिया में नहीं रहता था, दादर में, बाईखाला में, परेल, उधर नहीं रहता था कि वहाँ पे उसको फिर भी डर था कि कहीं ना कहीं उसके पुराने दोस्त उसको पहचान नहीं सके। और इन लोगों के घर पे रह के ही वो अपना पूरा गैंग भी चला रहा था। वो ज़माना था पेजर का ज़माना। उसने अपने पास और अपने सब लोगों के पास पेजर दे के रखे थे, और पेजर दे के आपको मैसेज किया जा सकता है कि मुझे इस नंबर पे यहाँ पे मिल, या मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर। इसी तरह अमर नायक ने अपने जो खास उसके 15-20 लड़के थे जो उसकी बैक एंड कॉल पे रहते थे हमेशा, उनको मोटरसाइकिल भी लेके दिए थे सबको। उस ज़माने में बजाज के या किसी के नए मोटरसाइकिल आए थे, वो सबको एक एक नया मोटरसाइकिल और पेजर साथ में दिया था। और कुछ उसके इलाके में, डिफरेंट एरियाज़ में, दादर उस बेल्ट में कुछ दुकानदार ऐसे थे जो अमर नायक की पेरोल पे थे। वो दुकानदार थे जिनके पास लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। तो अमर नायक अपने लोगों को पेजर पे मैसेज करता था कि तुम इतने बजे फलां दुकान पे पहुंच जाना, और उनके पहुंचने के बाद वो आदमी वहाँ से फ़ोन करता था जहाँ भी बैठा होता था, वहाँ की लैंडलाइन से, और अपने लोगों से बात करता था। कहते हैं कि उस समय अमर नायक ने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा किया था और एक बड़ी किसी डील में लगा हुआ था। कुछ बड़े हथियार मंगवाने थे, या ड्रग की कोई कंसाइनमेंट इधर से उधर जानी थी, कुछ बड़ी पेमेंट उसने करनी थी। उसके लिए कुछ पैसा उसके पास था, कुछ इधर उधर जो उसने अपने दोस्तों के पास या अपने कारिंदों के पास रखा था, वो सब बड़े तरीके से इकट्ठा कर रहा था, अपना चेहरा छुपाते हुए। बदला हुआ चेहरा भी वो छुपा के रखना चाहता था कि जितने कम लोगों को पता चले उतना अच्छा है। तो उन्हीं दिनों में नारी खान जेल में था, और एक बहुत बड़ा अमाउंट पैसे का, अमर नायक का पैसा नारी खान के पास रखा हुआ था। अब नारी खान जेल में था और वो पैसा उसकी बीवी को सुपुर्द किया था। जहाँ रखा था उसकी कोई चाबी या जो भी कमरा हिसाब किताब था वो उसकी बीवी के पास था। लेकिन खतरे की घंटी तब बनी जब अमर नायक को पता चला कि नारी खान की बीवी कुछ खास खबरियों के साथ मिल चुकी है। उन खबरियों में से एक खबरी विजय सलास्कर का भी खास खबरी था। तो उसको इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं अगर इसकी बीवी ने बगावत कर दी तो आने वाले समय में शायद हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अमर नायक नारी खान को जेल से छुड़वाना चाहता था, उसको बाहर निकाल के लाना चाहता था ताकि वो अपनी बीवी के अफेयर्स को हैंडल कर सके। इसके पहले कि उसकी बीवी धोखा दे दे, जो पैसा पड़ा था उसको निकाल लिया जाए। और अमर नायक की आर्थर रोड जेल में बहुत चलती थी। जब वो जेल में था तो उसके लिए तकरीबन कहते हैं कि हर दरवाज़ा जेल का खुला रहता था। एक ज़माने में जैसे समद खान जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में पूरा दिन बैठ के अपना गैंग चलाता था, वहीं पर लोगों को मिलता था, जेलर के ऑफिस में बैठ के सेटलमेंट करवाता था, एक दो लोगों को टॉर्चर भी किया। तो जिस तरीके से समद खान की चलती थी अपने ज़माने में जेल में, उसी तरीके से अमर नायक की भी आर्थर रोड जेल में पूरी हुकूमत चलती थी। हर आदमी को ख़रीदा हुआ था। एक सुरेश करके एक लड़का था जो इसका खास पंटर था जेल में, जो बाकी के ऑफिसर के साथ इसके बिहाफ पे डील करता था। हालांकि अमर नायक का अपना घर आर्थर रोड जेल से ज़्यादा 100-150 गज
दूर होगा। अर्थ रोड जेल के साथ कुछ एक तो छोटी सी चाल है, उसके साथ एक बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मोटर विंग है, मोटर ट्रांसपोर्ट विंग, उसके साथ में अमर नायक का हेडक्वार्टर हुआ करता था 144 टेनेमेंट। तो जेल में अक्सर आना जाना लगा रहता था। कभी अमर नायक खुद जेल में और कभी उसके खास आदमी जेल में होते थे, उनसे मुलाकात करने के लिए वो जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में बैठ के ही मुलाकात किया करता था। जो एक खाना बना होता है सेपरेट, एक छोटा सा बरामदे जैसा बना हुआ है जहाँ पे आम लोगों की मुलाकात होती है, वहाँ मुलाकात नहीं करता था। लेकिन अब हालात दूसरे थे। अब अमर नायक ने चेहरा बदल लिया था। वो नया चेहरा लेके जेल स्टाफ के साथ अपनी चेहरा पट्टी नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने नारी खान को सुपरिटेंडेंट के ऑफिस से नहीं मिला, बल्कि आम लोगों की तरह जो मुलाकात की खिड़की होती है उस खिड़की में जाके मुलाकात किया। जो बात हुई वो आपने सुनी। तो ये अमर नायक के काम करने का तरीका था। मुझे अच्छी तरह याद है जब अमर नायक के खास आदमी रमेश भोगले का मर्डर होता है 144 टेनेमेंट में, उस समय अमर नायक उसी आर्थर रोड जेल में बंद था। हमारे जो बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने परमवीर सिंह, वो उस ज़माने में उस जोन के डीसीपी थे। और जब उसकी बॉडी लेके जा रहे थे शमशान घाट के लिए, भोगले की, जिसको डॉक्टर भी कहते थे क्योंकि उसका बाप डॉक्टर था, उसका निकनेम डॉक्टर पड़ा हुआ था। तो अमर नायक ने ख़ास तौर पे एक रिक्वेस्ट किया था पुलिस को कि मैं जेल में हूँ, वो मेरा भाई जैसा था, मेरा दोस्त था, मैं उसकी बॉडी जब जाएगी जेल के बाहर से तो मुझे 5 मिनट के लिए जेल से निकाला जाए और अपने उस दोस्त के मैं आखिरी समय उसको देख लूं। लेकिन परमवीर सिंह ने ये बात नहीं मानी और वो जो पूरा काफ़िला था, बहुत बड़ा काफ़िला था, हज़ारों की गिनती में लोग थे और पूरी उस सफ़र की वीडियोग्राफी की जा रही थी। पुलिस के फ़ोटोग्राफ़र चारों तरफ उसकी स्टिल फ़ोटोग्राफ़र और वीडियो फ़ोटोग्राफ़र उसकी वीडियो बना रहे थे कि उसमें जुलूस में कौन कौन लोग आए, कौन कौन से क्रिमिनल थे, वो बाद में पुलिस वाले स्टडी करते हैं, उसके लिए कर रहे थे। तो इसलिए किसी तरह परमवीर सिंह नहीं माने और इतनी मोहलत इसको दी गई कि जेल के मेन दरवाजे के सामने उसको खड़ा किया गया, जहाँ से वो उस ट्रक पे रखी हुई जो बॉडी थी उसको देख सके और उसकी तरफ से एक जेल के हवलदार ने एक हार लेके उसकी बॉडी पे चढ़ाया। ये एक क्लाउड था अमर नायक का जो जेल में उसका चलता था। और उसी तरह बहुत बार ऐसा हुआ कि वो जेल से जब पहले रहता था जेल में, जेल से बाहर भी जाके आ जाता था आधी रात को, किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। ये इसी तरह बहुत से और भी बहुत से बड़े क्रिमिनल हुए हैं जिनके लिए जेल का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, जिनमें एक सईद बाटला भी था। उसका भी यही हाल था। जब जाना जेल में तो वो झुक के नहीं निकलता था, पूरा दरवाज़ा खुलवा के फिर अंदर जाता था। तो ये इन लोगों का जो क्लाउड था उसकी वजह से हुआ। और उसके बाद नरी खान को अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहता था वो, इसलिए उसने अपनी गाड़ी का इंतज़ाम किया कि मेरी गाड़ी तुम्हें लेके जाएगी, मैं जहाँ भी हूँगा तुम्हें मेरी गाड़ी वहाँ ले आएगी। और उसके बाद नरी खान बाहर आता है, अपनी बीवी से जाके उस पैसे की बात करता है। कुछ पैसा कहते हैं कि उसकी बीवी ने उसको दिया, बाकी का पैसा उसने नहीं दिया। उसके बाद एक मीटिंग के दौरान साहिल होटल में जो होती है, वहाँ पे इनकी मीटिंग के दौरान कहते हैं कि इसकी बीवी ने ही खबर की थी कि नारी खान वहाँ पे है, उसको पकड़ो। वो किस्सा मैंने पूरा आपको पहले एपिसोड सुना चुका हूँ कि कैसे अमर नायक वहाँ पे था, लेकिन पुलिस वाले उसको नहीं पहचान सके। बाद में नीचे
जब वो जा रहा था तो उसको पकड़ा गया हथियार के साथ, वो दूसरी बात है। लेकिन वो जो पैसे का इकट्ठा किया हुआ था उसकी पूरी खबर पुलिस के पास थी, और ये भी कहा जाता है कि उसके एनकाउंटर के पहले जितना पैसा अमर नायक ने इकट्ठा करके रखा था वो सब पैसा पुलिस ने अपने ताबे में लिया और बाद में उसका एनकाउंटर हुआ। तो ये किस्सा था अमर नायक का, ये किस्सा था नारी खान का। अमर नायक के एनकाउंटर के दूसरे दिन नारी खान जो क्राइम ब्रांच के ताबे में था, क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था, उसके बावजूद भी नारी खान का एनकाउंटर कर दिया जाता है और वो दो दोस्तों की कहानी इन दो एनकाउंटर में ख़त्म हो जाती है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।